आज नामवर सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब हैं, जो इनकी एक शोहरत की एक वजह ये भी है कि इन्होंने सच्चर कमेटी के बाद पोस्ट सच्चर कमेटी इवैल्यूएशन का तजिया करके एक भरपूर रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि सच्चर की जो सिफारिशात है उस पर किस हद तक अमल हुआ है। लेकिन आज हम किसी और मौजू के हवाले से, यानी एक बहुत ख़ास मौजू जो आज हर एक के जहन में, दिलो दिमाग और जहन में हावी है, वो है कोविड की जो परेशानियां चल रही हैं, पैंडमिक के नतीजे में जो मसाइल पैदा हुए हैं और उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, मुज़ीर असरात है, वो किस तरह हिंदुस्तानी सोसाइटी के हर एक सेगमेंट पर पड़े हैं, उसका तज्जिया, उसका एनालिसिस, उसका असेसमेंट प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब ने किया है। आज हम उसी मौजू के हवाले से उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके फाइंडिंग्स क्या है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, आप एक नामवर सोशल साइंटिस्ट हैं, सालार के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये 2 साल में जो पैंडेमिक चल रहा है उसका जो एनालिसिस किया है, जो उसके सोशल इम्पैक्ट्स है, उसका जो तज्जिया किया है, वो क्या है, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? बारी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि 1918 के जो स्पेनिश फ्लू आया था उसके 100 साल के बाद में इससे बीच में कोई ऐसी भयंकर महामारी नहीं आई, इतनी बड़ी पैंडेमिक नहीं आई। आंकड़े तो उस समय के नहीं हैं और इस समय के आंकड़ों से भी ये कहना निश्चित रूप से सही होगा कि ऐसे बड़ी पैंडेमिक हिस्ट्री में कभी कभार आते हैं, लेकिन इसका असर अलग अलग सोशल ग्रुप्स पर अलग अलग हुआ है, इसका कोई निश्चित आंकड़े हमारे पास नहीं है। मैं असल में इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि कितने इन्फेक्शंस हुए, कितने लोगों की जानें गई, इसके आंकड़े तो हैं, लेकिन क्या इसने गरीब और अमीर को अलग अलग ढंग से इम्पैक्ट किया? क्या उसका असर जो है अलग रहा? हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके ऊपर भी इस पैंडेमिक क्या अलग अलग असर हुआ? क्या उनकी सोशल बिहेवियर की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से उन्होंने पैंडेमिक को, मतलब उनकी इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग रही? इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म ही रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो आर्थिक इम्पैक्ट है, वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग अलग हुआ है। ये निश्चित रूप से एनेक्डोटल एविडेंस है ही कि कुछ कम्युनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट की नेचर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, इस वजह से भी उन पर, और वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन सोशल मीडिया में, वैसे मैं व्हाट्सएप को बहुत कभी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन ये आता है कि अब पैंडेमिक का ज़माना है, अपने ही कम्युनिटी से डील कीजिए, अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश कीजिए, फला कम्युनिटी के लोगों से सामान मत खरीदीजिए, उनके साथ में डीलिंग मत रखिए। ये सारे मैसेजेस थोड़ी डिस्टर्बिंग हैं और मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया था। और कोई निश्चित ऐसे आंकड़े भी नहीं थे जिससे हम कह सकें कि मुस्लिम्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा है, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर ज़्यादा असर हुआ है, या महिलाओं पर ज़्यादा असर हुआ है। लेकिन पहली बार हमें आंकड़े मिले PLFS से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये 18, 19, 19-20 के आंकड़े मिले हमारे पास। तो हमने सोचा मैं इसको देखूं कि क्या लेबर मार्केट पे, रोज़गार में, और रोज़गार से जो आमदनी हो रही है उसमें क्या अलग अलग संप्रदाय के ऊपर अलग अलग असर हुआ। और मुझे हैरान कर दिया कि निश्चित रूप से असर अलग अलग हुआ है। पैंडेमिक का जो स्वास्थ्य पर असर है, जो मौतें हुई हैं, उस पर अगर आप आंकड़े देखें तो कोई खास फर्क नज़र नहीं आएगा शायद, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक दृष्टि से अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग ढंग से इम्पैक्टेड हुई है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि गांव में इम्पैक्ट जो है वो कम हुआ, शहर में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। हमारे पास ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, इससे ऑल इंडिया लेवल का सर्वे है। ये कोई एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है कि फला मिनिस्टर ने कह दिया या फला NGO ने कह दिया हमारे एरिया में ये है। ये राष्ट्रीय स्तर पर है और अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए आंकड़े हैं और रिलायबल हैं। उनकी नंबर इतना है कि उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो मुझे परेशानी हुई है जानकर कि जो असर पड़ा
आर्थिक असर जो पड़ा बेरोजगारी के रेट को देते हुए, ये मुस्लिम अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और यहाँ तक है कि शहरों में 52% बेरोजगारी मुस्लिम्स में मैं पैंडेमिक के पहले के 3 महीने और पैंडेमिक के बाद के 3 महीने को कंपेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में हमारे पास आंकड़े हैं। 2020 में आप जानते होंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है नॉर्मली मान सकते हैं, लेकिन मार्च 22 को हमने वो लगाया था, लॉकडाउन लगा था। हमारे पास आंकड़े हैं अप्रैल, मई, जून का। हम देखते हैं कि बेरोजगारी डबल हो गई इन 3 महीनों में। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च को हम कंपेयर करें, वहाँ भी थोड़ा असर था, लेकिन अप्रैल, मई, जून में बेरोजगारी जो है दुगना हो गई। दुगना हर संप्रदाय में हुई, मुस्लिम्स में भी हुई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में हुई, और नॉन शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है, उनकी डबल हो गई। लेकिन अगर 8% से डबल होकर 16% होता है, उसका असर अलग है। मुस्लिम की बेरोजगारी 22 से अगर आप 45 हो जाती है या 52 हो जाती है शहरों में विशेष रूप से, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी जो शहरों में हम देखते हैं बेरोजगारी जो है वो दुगनी हो गई, वो भी 25% से बढ़ के 48% हो गई। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि बेरोजगारी का जो मार झेलना पड़ा वो अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग ढंग से झेलना पड़ा। विशेष रूप से मैं समझता हूँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन को शहरों में बेरोजगारी का बहुत कड़ा मार पड़ा। अच्छा सर, ये जो है हुकूमत ने जी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये पैंडेमिक के दौरान जो है कुछ एफर्मेटिव मेजर्स लिए थे कि फ्री में जो है रेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, कुछ पैसे प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो ये जो सपोर्टिव जो मेजर्स थे उसका कुछ पॉजिटिव वो इम्पैक्ट भी नहीं रहा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा कहना कि अगर ये सरकार की तरफ से ये सहूलियतें न दी गई होती, मैं समझता हूँ कि हालत बहुत ख़राब हो जाती। शहरों में भी मैं खुद, मुझे पैंडेमिक का कार्ड मिला हुआ था, मैं घूम घूम के सर्वे कर रहा था, मैंने देखा है कि सुविधाएं पहुंची लोगों के पास। महीने का जो राशन 35 किलो राशन एक परिवार को अगर मिलता है, 5 लोगों का परिवार है, वो 1 महीने में ख़त्म नहीं होता, वो बच जाता है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे महीने में उसे मिला। और कुछ गरीब लोगों ने शायद अपना राशन को बेचा भी, लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गोडाउन में पड़े रह के हमारे FCI के गोडाउन में चूहे खाएं, उससे बेहतर यह है कि लोगों के घर में चले जाएं। और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मुझे लगता है गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब सेकेंड वेव में जो हालत थी वो इतनी ख़राब थी, और उसमें ये कहना कि सरकार के प्रिपेयर्डनेस नहीं था। 100 साल के बाद में ऐसे केसेस आते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्डेड है 4 लाख लोग एक दिन बीमार पड़ रहे थे, मैं समझता हूँ 8 लाख पड़ रहे होंगे, इतने ज़्यादा। इसकी तैयारी अगर आप 50 साल पहले करते तो दूसरे सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से तैयारी में कमी रह गई। लोगों की जो मौतें हुई हैं वो मैं समझता हूँ कि आधे मौत तो कोविड की वजह से हुई है, आधे मौत इसलिए हुई कि ऑक्सीजन नहीं मिला, आधा मौत इसलिए मिली अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल पहुँचे नहीं। मैं समझता हूँ ये इसको भी कोविड डेथ ही मान सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली हम उसको बचा सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार अगर होती, इतनी तैयारी नहीं हो सकती कि आप 50 साल पहले ही ऐसा तैयारी करें कि हमारे 4 लाख लोगों को डील करने के लिए अस्पताल के बेड्स हों। अगर ऐसा करेंगे तो बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसी तैयारी आप किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये जो है ऑक्सफैम की 2 सालाना रिपोर्ट आई, एनुअल रिपोर्ट आई, और वो ख़ास तौर से डेविस में जो है इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है उससे पहले वो रिलीज़ करते हैं। तो ये दोनों ही रिपोर्ट बहुत ही जो है इंडिया के लिए बहुत ही डिस्मल रिकॉर्ड पेश करती है कि डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस मुल्क में बहुत बढ़ रही है। इतनी डिस्पैरिटी दूसरे और मुल्क में नहीं है, दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है, और ख़ास तौर से पैंडेमिक में और बढ़ गई है। आप कह रहे कि भाई एक तरफ बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई है, सभी जो है जो भी सोशल सेगमेंट्स थे वो सब हिट हुए हैं उससे, लेकिन जो है चंद जो है क्रोनिक कैपिटलिस्ट वगैरह जो है उनकी इनकम में किसी के 10% कह रहा हूँ मैं, 10 गुना 8 गुना इजाफा हुआ है।
तो इसको आप किस तरह से ये करेंगे? ये आप किस सही कह perspective रहे में हैं। देखेंगे? ये इकोनॉमिक फोरम जो डिवॉस की जो मीटिंग है उसमें जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट किया है और भी बहुत सारे सीरियस रिसर्च स्टडीज़ हैं जिससे पता चलता है कि हमारे देश में विषमता जो इनइक्वालिटी जो है वो बहुत शार्प है और ये तेज़ी से बढ़ भी रहा है कुछ कुछ क्षेत्रों में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूएन का एक रिपोर्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। ये तो 1990 से शुरू हुआ है। 2010 से वो क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को भी अंदर डाल रहे हैं। उससे हमें पता चलता है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो इनकम की इनइक्वालिटी है, वो करीब अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें 25% करीब है, जो दूसरी कंट्री की तुलना में थोड़ा अधिक है। एवरेज यूरोप की जो 18-16% है, इंडिया में 25% है। लेकिन अगर आप शिक्षा की विषमता को देखें, स्वास्थ्य की विषमता को देखें, इनइक्वालिटी इन हेल्थ एंड इन एजुकेशन, वो 35% 40% है, जबकि दूसरे देशों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 18% अगर है तो 7% एजुकेशन इनइक्वालिटी है। मैं समझता हूं कि अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री में भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है लेकिन एजुकेशनल इनइक्वालिटी इतनी नहीं है। मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है और मेरे डोमेस्टिक हेल्प का जो बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसमें इतना फर्क है जो विदेशों में नहीं है। विदेशों में स्कूल लेवल में कुछ तो वैषम्य है, कुछ तो इनइक्वालिटी है, लेकिन इतना अधिक नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। स्वास्थ्य में भी जिस अस्पताल में मैं जाता हूं उस अस्पताल में मेरा डोमेस्टिक हेल्प नहीं जाता। ये इनइक्वालिटी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से ज़्यादा खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इनइक्वालिटी सिर्फ मेरी इनकम से ही तय नहीं होती। मैं किसी को जानता हूँ, मैं किसी डॉक्टर को जानता हूं तो मेरी हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो बाकी मतलब जो डोमेस्टिक हेल्प या उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोगों का अवेलेबल है उससे कहीं अधिक है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ आर्थिक इनइक्वालिटी पर ही, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर ही हम ध्यान ना दें, जो सोशल इनइक्वालिटी, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इसकी जो वैषम्य है वो इंडिया में बहुत ही अधिक है और शर्मनाक है। अच्छा, ये जो इसका भी इंडेक्स आया था पिछले दिनों, हंगर इंडेक्स जो है, वहाँ पे भी हम जो है तो फिसलते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये बात सही कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है, अगर आप 10 रिपोर्ट्स को लें उसमें से आप देखेंगे कि 5 या 6 रिपोर्ट में हम थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, 4-5 रिपोर्ट में हम थोड़ा पीछे गए हैं। मैं थोड़ा मिक्स पिक्चर दे रहा हूँ। अगले 5-8 साल को अगर आप लें तो कुछ कुछ एरिया में हमने इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ एरिया में हम थोड़ा पीछे आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होप तो है। इंडिया के बारे में प्रेडिक्शन ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक का कि अगले 3 दशकों में इंडिया इज़ गोइंग टू बी ए लीडिंग इकोनॉमिक पावर। ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिगरस जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल बना के उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 2050 में इंडिया की जो शेयर होगी सारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक पावर में, वो करीब 27% कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है इंडिया में होगी। इस वक्त जो है 7 या 8% है। मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया का शेयर से अभी चाइना का शेयर ज़्यादा है, लेकिन चाइना को इंडिया ओवरटेक करने वाली है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहती है, वर्ल्ड बैंक भी कहती है। हमारे यहाँ प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इसको अगर सरकार सही ढंग से इसको चैनलाइज कर सकता है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है कि हमारी नौजवान, उनके तबका जो है परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम इसको अगर कैश कर सकते हैं, सही ढंग से अगर स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये नौजवानों का जो परसेंटेज इतना हाई है, इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहा है अपने रिपोर्ट में एशिया 2030 में कहा है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू एशिया, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया। इतनी उम्मीद है। सिर्फ हमें सरकार की नीतियों को सही ढंग से लेके जाना है, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी जो वैषम्य है, इसकी जो इनइक्वालिटी है, इसको आपको कम करना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक और रिपोर्ट आई, आपने मिडिल क्लास कहा कि ग्रोइंग इंडिया में, लेकिन ये पेंडेमिक के दौरान जो है CL4 क्या है, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, उसकी रिपोर्ट आई, कल छपी, आज अखबार में छपी हुई है। कहा कि भाई इनकम जो है बहुत तेज़ी से घटा है, 40%, कहीं 60%, मिडिल क्लासेस खासतौर से सफ़र हुआ है।
during this pandemic days. ये बात सही कह रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ इनकम तो हिट हुआ है। मेरी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो आंकड़े हैं जिसमें ये पता चलता है कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, पेंडेमिक के पीरियड में 2-3 गुना हो गया। 50-60% अगर बेरोजगारी हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कैजुअल लेबर है उनका रोजगार का दर इतना कम हो गया, लोग क्या करें, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए। मतलब जिनको कंस्ट्रक्शन लेबर में काम मिलता, ट्रांसपोर्ट का था, वो सब्जी बेचने चला गया क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद ही कुछ ना कुछ, भाई जिंदा तो रहना है, उसके लिए वो किया। और इसकी अपॉर्चुनिटी जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग ढंग से मिली। मैं समझता हूँ कि जो रूरल एरिया में शेड्यूल ट्राइब थे वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गए, लेकिन मुस्लिम्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में नहीं मिला। शहरों में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला क्योंकि वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, उनको तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। आपने रोज़गार की बात की, हमने वो आंकड़े भी देखे। हमने देखा है कि ऑन एन एवरेज अर्निंग की लॉस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 40% हुआ। 40% आमदनी कम हो गई। और ये भी मैंने बताया जिस तरह SC/ST के लिए 60% कम हुई, मुस्लिम्स के लिए 55% कम हुई। ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन 35%, औसत जो है 40 करीब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी भी अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ा हर कम्युनिटी पर। ये जो इनकम जो कम हुआ है, आपने कहा, ये इक्वली कम नहीं हुआ। अलग अलग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, स्पेशली ऐसे एक्टिविटीज़ में जो काम करते हैं जो पैंडेमिक पीरियड में जिससे ज़रूरत नहीं हुई, जैसे बार बार है, जो चीज़ पोस्टपोन किया जा सकता है पोस्टपोन हो गया। लेकिन ये कहने के बाद कि हमारे इकोनॉमी निश्चित रूप से एक क्वार्टर में 23% नीचे आई है। सालाना कंपेयर करें तो 8% हमारी आय GDP जो है घटी है। लेकिन मिडिल क्लास के पास बहुत अनस्पेंट पैसा पड़ा हुआ है। वो विदेशों में घूम नहीं पाया, अपने बच्चों को एक्सपेंसिव स्कूल में नहीं भेज पाया, रेस्टोरेंट में नहीं जा पाया, वो बहुत महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाया। अगर अभी थर्ड वेव को हम लोग ठीक से अगर जूझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पोटेंशियल है। यह मिडिल क्लास का जो डिमांड है वो मार्केट में अगर आएगा तो ग्रोथ रेट निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। आखिरी मेरा सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये जो डाउन स्लाइड हो रहा है इकोनॉमी में, एक डिमांड किया कि ग्रोस मिसमैनेजमेंट इंडेक्स एक बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए। और क्या ये मसले का हल है कि ये इससे कि पता चले कि कहाँ कहाँ लीक हो रहा है, मिसमैनेजमेंट कहाँ पर हो रहा है। ये जो इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वगैरह जो बढ़ रही है, आपने जिस तरफ इशारा किया, आपकी जो स्टडी जो बता रही है, नहीं इसमें कोई शुबा नहीं है। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो मैसिव इम्पैक्ट हुआ सेकेंड वेव का, अगर हम लोग मैनेजमेंट को ठीक कर पाते तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट कम होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी मुश्किल है, ये तो बात सही है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट की कितनी कमी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं पर पड़ा हुआ है किसी स्टेट में, वो आ नहीं पा रहा है, बॉर्डर पर रुका हुआ है ना। और अस्पताल बेड्स कहीं पर खाली हैं। कोई दिल्ली जैसे शहर में, जो मैं समझता हूं कि दूसरे सिटी से शायद बेहतर मेंटेन किया हो, कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं कि कहां पर अस्पताल के बेड खाली है। थोड़ी सी अगर मैनेजमेंट हम लोग सुधार लेते तो निश्चित रूप से जो डेथ हुई है, जो कोविड की वजह से नहीं है, मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है, उसे हम लोग कम कर सकते थे। और अगर ऐसी कोई कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा या किसी इंडिपेंडेंट संस्था के द्वारा कि हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से आर्थिक विकास का दर कहाँ कहाँ कम हो रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां आ रही है, वो कहाँ तक मिसमैनेजमेंट को ठीक करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये निश्चित रूप से अच्छा कदम होगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार में सुधार की बहुत गुंजाइश है। और मैं, चूँकि सरकार बार बार कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है। कोशिश करना चाहिए कि सबका विकास हो, सबका साथ हो। इस बार में कोई बुरी बात नहीं है ये कहना कि हम गर्व के साथ कहें हम हिंदू हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुल्क में ये भी होना चाहिए कि हम गर्व से कहें हम मुसलमान हैं। ये हमारे देश की पहचान होनी चाहिए। और अगर ये जो सोशल इनइक्वालिटी को हम एड्रेस कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक विषमता जो है वो भी एड्रेस कर पाएंगे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट की बात की, जिसमें ये कहा है कि
फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, फ्यूचर बिलोंग्स टू एशिया, भविष्य जो है भारत के हिस्से में हो सकता है, वो तभी हम अचीव कर पाएंगे जब हम इस सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करें जो एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में है। जहाँ पर जो है 3% जो है जीडीपी का जो है एजुकेशन पर खर्च होता है, 1.26% जो है तो हेल्थ पर खर्च होता है, जो उसको कितना करने की ज़रूरत है। और क्या यू मीन डैट सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं ये मौजूदा सरकार की, वो इकोनॉमिक स्लाइड के लिए जिम्मेदार है, डाउन स्लाइड। नहीं बारी साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ कम है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो निश्चित रूप से कम है। और फिर मैं बार उसी रिपोर्ट पे आ रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ने ये कहा है कि अगर हम हमारे इंडिया में शिक्षा में, स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि आपके नौजवानों की तादाद बढ़ रही है, उनको हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें जो सामाजिक विषमता है उसको भी कम करने की बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कुंडू साहब, सालार न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे मशहूर सोशल साइंटिस्ट अमिताभ कुंडू साहब, जिनका ये कहना है कि पेंडेमिक के दौरान सोशली तौर पर मार्जिनाइज तबक़ात, ख़ास तौर से SC, ST और मुसलमान, उनका रोज़गार बुरी तरह से मुतासर हुआ है और उन्हें जो है अफर्मेटिव मेजर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, सालार न्यूज़, नई दिल्ली।